मशरिक़ वस्ता पे मैं आपको सिर्फ बताऊं, ये मशरिक़ वस्ता कोई लफ्ज़ नहीं है असल में, ये लफ्ज़ ही गलत है। ये जो हम कहते हैं मिडल ईस्ट, हम भी इस्तेमाल करते हैं, वह अभी भी दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन लफ्ज़ बुनियादी तौर पे गलत है। होता ये था कि जब वो जहाँ से जहाज़ चलते थे, बहरी जहाज़ तिजारत के लिए यूरोपियंस के, चाहे वो पुर्तगाल से हो, सबसे पहले तो पुर्तगाल से स्टार्ट हुआ था ना, क्या नाम था उसका, वास्को डी गामा, जिसको वाइसरा बना दिया था। तो वो जो बहरी जहाज चलते थे और उसके बाद फिर डच और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सारे जो चलते थे, तो बहरी जहाज रस्ते में रुकते थे एक बंदरगाह पे। सबसे पहले यूरोप के बहरी जहाज उस बंदरगाह को वो कहते थे नियर ईस्ट, यानी वो, और वो था वो कब्रस की, साइप्रस, ठीक है, साइप्रस की, उसको नियर ईस्ट कहते थे वो। उसके बाद वो आगे चलते थे जब जहाज, तो वो यूरोप से इंडिया की तरफ आने के लिए, तो रास्ते में जब अगली बंदरगाह आती थी तो वो आती थी यमन की अदन बंदरगाह, वहां पर रुकते थे, तो कहते थे ये मिडल ईस्ट है। सही। ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो दरमियान में रुकना है, तो ये है मिडल ईस्ट। तो नियर ईस्ट हो गया, ठीक है, मिडल ईस्ट हो गया, और फिर जब आगे दाखिल हो जाते थे बहरे हिंद में, तो वो कहते थे फार ईस्ट। तो ये अल्फाज यहां से निकले हैं। अच्छा, अब इसमें ये बहुत बड़ा खित्ता है जो स्टार्ट होता है वो ऊपर पहाड़ों से, तुर्की के ऊपर के पहाड़, उसमें ईरान को भी डालें, उसमें आप अफ्रीका के आगे तक चले जाएं। लेकिन मिडिल ईस्ट जो है, वो मिडिल ईस्ट में तो आप लोग अक्सर लोग समझते हैं कि मिस्र भी मिडिल ईस्ट में है। उनको नहीं पता कि मिस्र जो है वो अफ्रीका में, और उनको नहीं पता, लोगों को, बहुत से लोगों को, कि ट्यूनिस जो है वो भी अफ्रीका में है। उनको नहीं पता कि मोरक्को भी अफ्रीका में है। बेशुमार अरब ममालिक तो अफ्रीका में उनके अंदर है, लिबिया अफ्रीका में है। तो ये पूरा का पूरा जो खित्ता है, जो कि जहां पे सल्तनत उस्मानिया थी 100 साल पहले तकरीबन, जी। यहां पे एक सल्तनत का सूरज गरूब नहीं होता था जिसका नाम था बरतानिया। और बरतानिया यहां से, मैं ये सिर्फ बात कर रहा हूं कि क्या बरतानिया बेहतर छोड़ के गया था खित्ता, या अमेरिका बेहतर छोड़ के जा रहा है? ये अब जरा दुनिया को देखना है, खास तौर पे जो हमारे मिडिल ईस्ट, जो मिडिल ईस्ट हम कहते हैं, अब इसके इसमें अगर आप ऐड कर दें, वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, वर्ल्ड बैंक कहता है मीना, MENA, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। चाइना कहता है इसको, वो इसको वेस्ट की तरफ डालते हैं, क्योंकि चाइना के तो वेस्ट में है ये। अच्छा, अब मामला ये है कि 100 साल पहले क्या हुआ था, इसको ज़रा समझना ज़रूरी है कि आने वाले दिनों में मशरिक़ वस्ता में क्या होने जा रहा है। और उससे मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में हैं, और बहुत ज़्यादा इस्लामिक हिस्ट्री को मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाह रहा, और ना कोई वक्त है इसको डिस्कस करने का, और ना कोई मौका है। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताऊँ कि जब ये हुआ ना, हमारी जो खिलाफत है, खिलाफत का सिलसिला हज़रत अली करमल्ला वजह के बाद, खुलफाए राशिदीन के बाद, तो उसके बाद जो दौर शुरू होता है वो है बनु उमैया, ठीक है। और बनु उमैया जो है, उस उनका एक जो उनका दारुल खिलाफा है, मुख्तसर तौर पर बताऊँ, बनु उमैया का दारुल खिलाफा है दमिश्क। और बनु उमैया से ही वो जो इतलात आ रही हैं, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, उनके मज़ार के साथ कोई गड़बड़ हुई है, तो वो भी बनु उमैया से, और उनको 5वां खलीफा राशिद भी कहा जाता है। अच्छा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि उनका जो दारुल खिलाफा था वो था दमिश्क, और उनका जो झंडा जो था, जो उसका कलर था, वो था सफ़ेद, वाइट। वो वाइट कलर के साथ अपने फ्लैग्स को यूज करते थे। ठीक। बनु उमैया के बाद आ गए बनु अब्बास, हारून रशीद और ये मामून रशीद था ना, बगदाद, और इन्होंने एक नया शहर आबाद किया जिसका नाम रखा बगदाद। और बगदाद जो है वो उसका दारुल हुकूमत हो गया, सॉरी, उसका दारुल खिलाफा हो गया बगदाद। और ये बात बड़ी अहम है, जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि उनका जो कलर था झंडे का, वो कलर जो था उनका, वो था स्याह।
बनु अब्बास का, ब्लैक। अच्छा, उसके बाद जो है वो बनु अब्बास के दौर में फिर ये हुआ कि एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुई जब उनका आखिरी दौर। बनु अब्बास का हमें पता है किस तरह से हलाकू खान आया, बगदाद तबाह हो गया वो सारा। लेकिन उससे पहले ही ये हुआ कि उनके वहाँ जो अहले तशी थे, अहले तशी के का एक जो एक ग्रोह था, एक ग्रुप था अहले तशी का, वो जाके मिस्र, जो मौजूदा मिस्र है, उसमें जाके वो आबाद हो गया था और उन्होंने वहाँ पर अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया था, जिसको कहते हैं फातमी खिलाफत। और फातमी खिलाफत का ऐलान कर दिया था और उस फातमी खिलाफत को जो है वो वहाँ पर फातमी खिलाफत का जो ख़ात्मा था, अब ये बड़ी एक, मुझे नहीं पता कहाँ तक इसमें डिटेल में जाऊँ, लेकिन फातमी खिलाफत जो थी उसको ख़त्म किया एक ऐसे शख्स ने जो कि हमें एक तो फातमी खिलाफत का जिक्र नहीं मिलता, जैसे हमें अरब ममालिक में सल्तनत उस्मानिया का जिक्र नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि वो तुर्क थे सल्तनत उस्मानिया वाले, इसलिए हमें फातमी खिलाफत का भी अरब लिटरेचर में जिक्र नहीं मिलता, क्योंकि ये अहले तशी थे, इस्माइली। और फातमी खिलाफत ये वो है जहाँ पर एक उन्होंने भी नया दारुल खिलाफा बनाया जिसका नाम रखा काहिरा, और काहिरा के अंदर भी जामे अज़हर। और फिर उनके जब वो आगे जाके उनके बेटे जो थे, उनके अगली नस्ल में जो शहजादे थे, उनके अंदर इख्तलाफ पैदा हो गया और एक शहजादे से फिर जो है वो आगा खान की तरफ निकलता है सिलसिला, दूसरे जो है दाऊद बोहरा। अच्छा, लेकिन जो फातमी खिलाफत का जो खात्मा जिस शख्स ने किया उसका जिक्र भी हमको अरब लिटरेचर में नहीं मिलता, और वो इसलिए नहीं मिलता कि वो कुर्द था, और वो जो कुर्द था वो एक तुर्क उस जमाने में, तो यानी ये अरब है ना सारे, खिलाफत है सारी, बनु उमैया, बनु अब्बास सारे, लेकिन कहीं दरमियान में तुर्क भी घूम रहे हैं, इधर उधर कार्रवाइयाँ हो रही मुख्तलिफ। तो एक और शख्स जो थे वो भी दरमियान में आए, उनका जिक्र भी नहीं मिलता हमें अरब लिटरेचर में, वो तुर्क थे। ये सल्तनत उस्मानिया से पहले का जिक्र है, और उनका नाम था नूरुद्दीन जंगी, जिनके हवाले से एक बहुत बड़ा वाक़या मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनको ख्वाब आया था। अब वो जो नूरुद्दीन जंगी जो कि तुर्क था, तो अरब लिटरेचर में उसका जिक्र नहीं मिलता आपको। और इसी तरह से उसके बाद उन्हीं की आर्मी में एक और शख्स था जो कि कुर्द था, उसका जिक्र भी आपको नहीं मिलता अरब लिटरेचर में, और उसने फातमी खिलाफत को ख़त्म किया। उसका नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, उसका जिक्र भी नहीं मिलता अरब लिटरेचर में। तो अरब लिटरेचर जो है आपको अरब ममालिक का, उसमें आपको जो है वो फातमी दौर का कुछ जिक्र मिलता है, क्योंकि बाद में ज़ाहिर है कि इजिप्ट अरब मुल्क बन गया सारा। तो फातमी जो दौर था उनका कलर था ग्रीन, और जो हाशमी दौर, हाशमी जो वो सुर्ख। अच्छा, और इसके लिए वो वहाँ पे एक सफ़ीउद्दीन हली, एक 14वीं सदी के इराक़ के एक शायर थे, उन्होंने कहा कि सफ़ेद हमारे आमाल हैं, स्याह हमारी जंग है, सब्ज़ हमारे खेमे हैं, और सुर्ख हमारी तलवारें हैं। अब इस बुनियाद के ऊपर आज से 100 साल पहले जब बरतानिया ने सल्तनत उलटनी थी, सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करना था, तो उन्होंने अरब कौम परस्ती को उभारने के लिए एक झंडा बनाया, और वो झंडा जो है उसमें रेड कलर जो था, मैंने पहले भी बताया आपको, जितने अरब ममालिक के झंडे हैं ना उसमें आपको 4 रंग नजर आएंगे। आपको उसमें रेड नजर आएगा जो कि हाशमी किंगडम को रिप्रेजेंट करता है, और वो ये बात चूंकि वो शायर, इराकी शायर कह चुके हैं। उसमें आपको वाइट नजर आएगा, ठीक है, जो कि मैंने पहले जिक्र कर दिया, और आपको ग्रीन नजर आएगा, ब्लैक नजर आएगा, रेड नजर आएगा। ये 4 रंग नजर, सफ़ेद आपको बनु उमैया के दौर का, सब्ज़ आपको फातमी दौर का, सुर्ख आपको हाशमी दौर का, और इसी तरह। तो ये सारे अरब ममालिक के झंडों में आपको ये 4 रंग नजर आएंगे। ये झंडा था उस वक्त जब अरबों को सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ अरब रिवोल्ट हुई, और बनाने वाले भी वही थे, सर मार्क, ये लॉरेंस से पहले के हैं जिन्होंने वो स्काइप
पैकट मुआहदा किया। अच्छा, अब उसके बाद जो है तो ये उनको ये इल्म नहीं था इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि अरब, वो समझ नहीं पाए शायद, बरतानिया के वो समझ नहीं पाए कि ये जो सल्तनतें, ये मुल्क, उन्होंने मतलब उनका फार्मूला ये था कि ये अरब जो हैं ये और इजराइल वाले एक साथ रह लेंगे और ये अंदर इनके कोई मसला नहीं। आगे जाके जब रौला रप्पा पड़ा, उस वक्त सरजंग भी नहीं थी, सरजंग तो बाद में शुरू हुई सोवियत यूनियन के साथ। तो कबाइल की बुनियादों पे, कबाइल यानी उन्होंने बहुत सारे मुल्क, बहुत सारे इधर उधर दाएं बाएं दाएं बाएं, इसको तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, तुम वो ले लो, सल्तनत तो अच्छा अरब, सारे अरब खुश। देखे ना अरबों का भी एक ख्वाब पूरा हुआ कि इतने अरसे से, यानी वो आप देखें ना कि बनु अब्बास के बाद से लेके सल्तनत उस्मानिया इतने साल रही, अब सल्तनत उस्मानिया टूट रही है। उधर से जनाब सऊदी अरब भी खड़ा है, तो उधर से आपके कुवैत भी आ गया, तो यूएई भी आ गया, तो उर्दन भी है, तो ये सारे मुल्क, सारे अरबों ने जनाब सल्तनत उस्मानिया पारे वो पीछे और अरब मुल्क आगे आ गए। अच्छा, अब अरब मुल्क आगे आ गए, बरतानिया आहिस्ता आहिस्ता पीछे। और जो अरब, ये जो बरतानिया से जो आखिरी ममालिक जो निकले हैं वो 71 में गए हैं। आपको बरतानिया से 71 में जो मुल्क, जिस मुल्क ने आज़ादी हासिल की है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, और 60 की दिहाई में फिर ओमान और इस तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से जाते रहे। अच्छा, अब यहाँ से जाते रहे तो उसके बाद अमेरिका आ गया। ठीक। अच्छा, अमेरिका का फड्डा पड़ गया सोवियत यूनियन के साथ, और कोल्ड वॉर, जो अब आप नई कोल्ड वॉर देख रहे हैं ना, चाइना और अमेरिका की, इस कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा मैदान जो था वो मशरिक वुस्ता में पड़ा जी। अच्छा, अमेरिका पीछे हो रही, ये वही चक्कर है ना जो पिछले दिनों आप मोदी को देख रहे हैं, मोदी को मशरिक वुस्ता में जगह जगह इधर उधर गोलगप्पे ये सारे। अब मैं इसको लिंक कर रहा हूं कि ये आने वाले दिनों में जबरदस्त किस तरह होने जा रहा है सारा का सारा मामला। डॉक्टर साहब, ये क्योंकि अरब ममालिक जो हैं उनके अंदर अब ये दोबारा सेकंड थॉट पैदा हुई है कि एक मिनट, हम जहां देख रहे थे, जिसकी तरफ देख रहे थे, और ये अच्छा है कि अरब ममालिक ने भी पॉलिसी अपनी दुरुस्त रखी हुई है। अरब ममालिक ने भी चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को बिल्कुल बेहतर, बिल्कुल सही, पुतिन भी बिल्कुल मुनासिब, चाइना के साथ बिल्कुल मुनासिब। लेकिन सवाल यह है कि मोदी जो दरमियान में इंडिया की एक पॉलिसी होती थी, इंडिया सोवियत यूनियन के साथ था, जब सर्द जंग छिड़ी है ना, तो इंडिया सोवियत यूनियन के साथ था, पाकिस्तान का टिल्ड अमेरिका की तरफ था, ठीक है, वो सोवियत यूनियन की तरफ थे, और अरबों के अंदर भी तकसीम हो गई। अच्छा, अब यहीं से कंटिन्यू करेंगे नहीं, अब मुझे बताइए ना, यमन को कौन चला रहा है, इराक को कौन हेड कर रहा है, लिबनान का क्या बनेगा, लिबिया को कौन हेड कर रहा है, ये सारे मुल्कों को कौन संभालेगा, लीड कौन करेगा वहां पे जाके मिडिल ईस्ट के अंदर। ईरान निकल के आ रहा है, आपके जो है वो तुर्की इमर्ज हो रहा है दोबारा। तो आप जरा वक्फा लें, ठीक है, आपसे मजीद बात करेंगे इस हवाले और इसको कनेक्ट करते हैं ना फिर जरा मोदी के साथ। जी ठीक हो गया नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, मशरिक़ वस्ता के हालात के हवाले से आपने ब्रेक से पहले बात की, जिस तरह के हालात अब पैदा होने जा रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि इन हालात में जैसे बड़ी पाकिस्तान पे इसके पाकिस्तान पे बराह रास्त, पाकिस्तान दरमियान में है, पाकिस्तान दरमियान में है इस वक्त, और पाकिस्तान ने किसी तरफ अपने दरवाजे बंद नहीं किए, कोई एक पोजीशनिंग नहीं दी, ठीक है। हम अमेरिका को भी एक बाइज्जत समझौता करवा के यहाँ से वो खुद जाना चाह रहे हैं, तो उनको भिजवाने के लिए हम तैयार हैं, अपनी खिदमत पेश की, हम बीच में सालिसी का रोल अदा कर रहे हैं, ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन मसला ये कि जिन्होंने सारे अंडे टोकरे में, एक टोकरे में डाल दिए हैं, उनका क्या होगा, मोदी का क्या होगा, ठीक है। मोदी तो उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना हुआ था ना ट्रंप का, ठीक है। अच्छा, तो बात यह है कि क्या था, हौदे मोदी और नमस्ते ट्रंप और क्या बकवास चल रही थी। अच्छा चलें, अब आ जाएं जरा कि अब मशरिक़ वस्ता में क्या होने जा रहा है। ये जो सर जंग थी ना, ये सर जंग, इसमें ये सोवियत यूनियन पीछे खड़ा है और अमेरिका इधर खड़ा है। अब सोवियत, ये जो अरब वर्ल्ड थी पूरी, या मिडिल ईस्ट कह लें, जो भी कहें, वो दो हिस्सों में तकसीम हो गई। सबसे पहले तो यहां पर जो उनके मेन बैठे आके अमेरिका को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो बैठे जब उन्होंने मोहम्मद मुसद्दिक का तख्ता उलट दिया CIA ने ईरान में, और रजा शाह पहलवी को बिठा दिया लाके।
और सोवियत यूनियन के साथ जो है वो चले गए जमाल अब्दुल नासिर। ठीक है, जमाल अब्दुल नासिर, उन्होंने कम्युनिज्म सोशलिज्म का नारा लगाया और साथ ही उन्होंने अरब कौम परस्ती का नारा लगाया और साथ ही वो मकबूल हो गए हर तरफ अरब वर्ल्ड में। ख़ासतौर पे जब स्विस कैनाल का बुहरान हुआ, बरतानिया को पीछे हटना पड़ा, बाकी मुल्कों को, तो उनकी वाह वाह हो गई, पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर हीरो। अच्छा, लेकिन इस दौरान जो अरब वर्ल्ड थी उसके अंदर ये हुआ कि सऊदी अरब के जो बादशाह, सऊदी अरब रॉयल फैमिली में झगड़ा हुआ, पहले भी बात कर चुके हैं, शाह फैसल के बड़े भाई शाह सऊद, वो जो बाहर गए तो उन्होंने पनाह ले ली जाके मिस्र के अंदर। वो इतने मकबूल थे कि सऊदी अरब का बादशाह जो है वो उसने जाके वहाँ पे शाह सऊद ने, जो कि शाह सुलेमान के बड़े भाई, और तो एक शाह फैसल आए उसके बाद, तो शाह फैसल और जमाल अब्दुल नासिर की आपस में शदीद किस्म की नाराज़गी पैदा हो गई। ठीक। और वो मरते दम तक रही। शाह फैसल जमाल अब्दुल नासिर के जनाजे में नहीं गए। दुनिया भर के लीडर्स आए, तारीखी जनाजा था, जमाल अब्दुल नासिर का शाह फैसल नहीं गए उसमें। अब क्या हुआ कि जमाल अब्दुल नासिर के सोवियत यूनियन के साथ, और उधर साथ ही सोवियत यूनियन के साथ जनाब ये जो बाथ पार्टी आई ना, बाथ पार्टी जनाब, ये शाम के अंदर उन्होंने उड़ाया, बाथ पार्टी ने फौजी बगावत, एक बगावत हुई, दूसरी हुई, फिर हाफिजुल असद आ गए, खुद आ गए। ठीक है, ये बाथ पार्टी आ गई, फिर उसके बाद जनाब कर्नल गद्दाफी आ गए। ठीक है, सोशलिज्म कम्युनिज्म ये इस तरह से ब्लॉक बन गया। और उसके बाद उन्होंने जो सबसे ज्यादा नारा लगाया, क्योंकि इजराइल को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, तो उन्होंने नारा लगा दिया फलस्तीनियों का। और फलस्तीनियों का नारा लगाया तो उस वक्त जो अल-फतह मूवमेंट थी, जिसको यासिर अरफात चला रहे थे, जो हाई जैकिंग्स और ये और सारा दुनिया भर में जो कुछ हुआ, वो सोवियत यूनियन साथ था उनके। ऐसे तो नहीं कर सकते ना, तो इजराइल के खिलाफ वो भी, तो उसको पीछे था, तो काम हो रहा था ना सारा। तो ये KGB और CIA की ये जंग चल रही है। लेकिन ये उस वक्त इसमें बदमज़गी पैदा हुई जब एहसास हुआ अमेरिकन को कि सिर्फ शाह ईरान से काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने थोड़ा सा फिर सऊदी अरब पे भी हाथ रखा। उनको पता नाराज़गी है शाह फैसल की जमाल अब्दुल नासिर से, तो खामोशी से उन्होंने, लेकिन शाह फैसल अमेरिका के साथ नहीं गए, अमेरिका के साथ नहीं थे, लेकिन वो उनको पता था नाराज़गी तो वो थोड़ा सा रखते शाह ईरान को ही थे, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने कोशिश की कि शाह फैसल की जो नाराज़गी कहीं से अरब मुल्क मिल जाएं, अरब मुल्क नहीं मिल रहे थे। अब जनाब क्या हुआ कि जब ये 67 की जंग हार गया मिस्र, जमाल अब्दुल नासिर की शिकस्त हुई, तो जमाल अब्दुल नासिर उसके बाद एकदम डाउन हुए। और फिर उसके बाद वो उन्होंने भी कहा कि ये रॉजर प्लान को सोवियत यूनियन, क्योंकि जंग ऐसी जगह चली गई थी कि खुद सोवियत यूनियन सामने नहीं आना चाह रहा था, पीछे बैठ के सपोर्ट कर रहा था, धमाके हो रहे हैं, हुकूमतें गिर रही हैं, बहुत कुछ होगा इस दौरान। मैं करंट सिचुएशन में आना चाह रहा हूँ, लेकिन बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ। अब क्या हुआ कि वो शाह फैसल जो जमाल अब्दुल नासिर ने एक समिट वगैरह कॉल की, आपको याद होगा कि OIC का हम जिक्र कर चुके हैं, ये रबात में बनी, ये ठीक है ना, अफ्रीका में है, रबात मोरक्को में, वहाँ बनी। OIC बात नहीं बनी, उसके बाद अरब लीग बनानी पड़ी, फिर अरब लीग में भी बात नहीं बनी, क्योंकि वो आधे अरब तो सोवियत यूनियन के साथ, अरब लीग भी ठुस हो गई, फिर GCC बनी, बहरहाल। लेकिन ये हुआ कि जमाल अब्दुल नासिर का फिर उसी हार्टफेल हुआ, जो एक समिट वो अटेंड कर रहे थे, उसके बाद वो चले गए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर इस दौरान एक तब्दीली आई कि पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी सामने आई, जो कि सोशलिज्म का नारा लगा रही थी, इस्लामी सोशलिज्म। अच्छा, इस्लामी सोशलिज्म तो साथ उनके आप देखें कि जब पीपल्स पार्टी वो करवाती है तो उसमें कर्नल गद्दाफी भी हैं, तो शाह फैसल भी हैं, तो यासिर अरफात भी हैं, तो ये सारे हाफिजुल्लाह, और फिर जब ख़त्म होती है हुकूमत तो उनके जो साहबजादे हैं दोनों जो जुल्फ़िकार बनाते हैं, तो वो लीबिया जाते हैं या जाते हैं शाम, या वो जाते हैं उन मुल्कों में जहाँ पर बात पार्टी है। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, एक वापस आके सवाल। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि अब इस सूरत, जो मौजूदा करंट सूरत हाल है ना, इसमें अच्छा तुर्की उस वक्त फंसा हुआ अपने अंदर उनकी बगावतें हो रही हैं, तुर्की की हुकूमत गिर गई, दूसरी अर्दोगान है नहीं, वो अंदर ही अंदर चल रहा है, इधर उधर, तुर्की कमजोर है, चाइना सो रहा है, ठीक है। और इंडिया जो है वो सोवियत यूनियन के साथ थे, तो इसलिए आपको फिर एक खास लम्हे पे वक्त ऐसा आता है कि जब आपको यासिर अरफात का झुकाव नजर आता है, क्योंकि
पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान वो जहाद में चला जी। गया अफगानिस्तान के साथ ज़िया-उल-हक साहब के दौर में। तो फिर आपको यासिर अरफात इंडिया में नजर आती हैं। ठीक है, यहाँ लेकिन से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब। अब सूरत हाल क्या बनने जा रही है? अब मोदी कहाँ खड़े हैं? ये जो होने जा रहा है मिडिल ईस्ट जी। में, मिडिल ईस्ट कहें या इसको जो भी नाम दे, बहुत बड़ा खित्ता है। अब ट्रम्प और अमेरिका की वीकनेसेस के बाद जो वहां पे मुजाहरे हो रहे हैं, मोदी का क्या बनेगा? ठीक है, हालात किस तरफ जा रहे हैं, आपसे मजीद आप बात जो करेंगे। मर्जी सवाल कर लें, इसका खात्मा जो है ना सवाल का, वो मोदी पे ही होगा जी। आप ठीक पाकिस्तान होगा। की अदालत के इमरान खान से शुरू करके आप पीपल्स पार्टी या नवाज शरीफ, कहीं खत्म जवाब जो है ना मोदी पे ही होगा। मोदी पे होगा। ठीक है, आपसे मजीद बात करेंगे।